नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है यूनिट जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा, किस नाम से टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था बताओ बेटा मेरे को। मेंडलीय विकार, अनुवांशिक विकार चल रहे थे। अनुवांशिक विकारों को दो भागों में बांटा गया। पहला था मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास में हीमोफीलिया और वर्णांधता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके उपरांत हमारे पास में क्वेश्चन कौन सा आता है, गुणसूत्रीय विकार आ रहे हैं। गुणसूत्रीय विकारों को हमने दो भागों में बांटा। पहला बांटा हमने अलिंग गुणसूत्रीय विकार और दूसरा बांटा हमने लिंग गुणसूत्रीय विकार। टॉपिक चल रहा है हमारा ए सेक्सुअल डिसऑर्डर, अलैंगिक गुणसूत्रीय विकार। देखें ध्यान से, अलैंगिक गुणसूत्रीय विकारों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक गुणसूत्रीय विकार क्या है। इसके अंदर हमने क्या बताया था कि ये केवल अपना प्रभाव कहां उत्पन्न दिखाएंगे बेटा, कहां करेंगे, बोलेंगे 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम पर, 44 गुणसूत्रों के ऊपर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है बेटा। पर इनका प्रभाव रहता है, ये अपना प्रभाव अप्रभावी जीन के रूप में लिंग गुणसूत्रों के ऊपर भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे हीमोफीलिया हुआ था ना, हमने क्या दिया था कि एक्स लिंग सैलगंता और वाई लिंग सैलगंता, क्या बोला था, एक्स लिंग सैलगंता और वाई लिंग सैलगंता में बोला था हमने। तो गुणसूत्रीय अलैंगिक गुणसूत्रीय विकारों में हमने कितने रोग पढ़ दिए बेटा अभी तक। हमने पहला पढ़ दिया डाउन सिंड्रोम। कौन सा पढ़ दिया बेटा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को नॉर्मली जो क्वेश्चन के अंदर आता होता है, मैंने कल एक क्वेश्चन बनाया, उसमें था मंगोलिया विकार। क्या बोलते हैं बेटा, मंगोलिया विकार, मंगोलिज्म बोलते हैं इसको, मंगोलिज्म। ये लो जी, मंगोलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और मंगोलिज्म रोग से पीड़ित बालक को क्या कहते हैं, मंगोल। क्या कहा जाता है बेटा, मंगोल शिशु, मंगोल बालक, मंगोल। मंगोल का मतलब मैंने आप बता ही चुका था मैं आपको, ठीक है ना। विकृतियां क्या क्या पाई जाती हैं, हथेली कैसे हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, सिर कैसा हो जाता है, बता चुका ना मैं आपको। मैं तो वो सारी बीमारियां जो थी, सारे लक्षण जो थे, वो डाउन सिंड्रोम के अंदर आते हैं। और डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है क्या, क्या होता है, ट्राइसोमी प्रावस्था। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइसोमी प्रावस्था है। और ट्राइसोमी प्रावस्था यहां लिंग गुणसूत्रों में आई है या अलिंग गुणसूत्रों में आई है। अपन क्या बोलेंगे, अलिंग गुणसूत्रों के अंदर ट्राइसोमिक प्रावस्था पाई जाती है बेटा। ये लो जी, अलिंग गुणसूत्रों के अंदर ट्राइसोमिक प्रावस्था पाई जाती है। और ट्राइसोमिक प्रावस्था का मतलब क्या होता है, 2n+1 प्रावस्था। डाउन सिंड्रोम में हुआ क्या था, डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हुई थी या नहीं थी, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हुई है बेटा। बहुत सारी चीजें मैं कल लिखवा चुका हूं, जो चीज नहीं लिखवाई वो कॉपी में ऐड कर लेना, जैसे ये, ठीक है। ये इसका सामान्य नाम डाउन सिंड्रोम नामक रोग का दूसरा नाम माना जाता है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म के द्वारा पीड़ित बालक को कहा जाता है मंगोल बालक। क्या कहा जाता है बेटा, मंगोल बालक कहा जाता है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है, 2n+1 प्रावस्था पाई जा रही है, 45+XX प्रावस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, 44+1 XX या XY प्रावस्था मैं कह सकता हूं, 45+XX या XY प्रावस्था कह सकता हूं। ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, कल लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं बेटा, हमारा सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा था, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा था बेटा, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के खोजकर्ता का नाम था एडवर्ड। और एडवर्ड ने क्या किया था बेटा, क्या बताया था, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। क्या बताया था बेटा, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति बताई थी मैंने। और मैंने आपको यह भी कहा था कि ज्यादा उम्र के अंदर जो महिलाएं गर्भधारण करती हैं, उनके द्वारा उत्पन्न शिशु जो होते हैं, वो कौन से रोग से पीड़ित होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम के द्वारा होते हैं। ये बात मान चुके हो आप, ठीक है। अच्छा, दो रोग हम इसके बारे में, हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा रोग का नाम आता है बेटा पटाऊ सिंड्रोम। लगाओ हेडिंग, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम को सामान्य भाषा में पता क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, 4-45-13 ऊपर लाइन मार दो, क्या बन गया, उल्टा टैब बना दिया मैंने, बन गया पटाऊ सिंड्रोम। अरे बना या नहीं बना, इनकी देसी पहचान है 45-13।
4 5 1 3। बात समझ आ गई? पटाऊ सिंड्रोम है और खोजकर्ता का नाम क्या है? पटाऊ। खोजकर्ता का नाम क्या है बेटा इसका? अपन बोलेंगे पटाऊ। पटाऊ इसके खोजकर्ता थे। इन्होंने क्या बताया था? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है बेटा यहां पे। ये लो जी, ये पहचान रखना याद में। 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है, पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें लिख लो मानसिक विकास अवरुद्ध। मानसिक विकास अवरुद्ध, ठीक है। शारीरिक असमानता, मानसिक विकास अवरुद्ध, शारीरिक असमानता पाई जाती है। कन्फर्म? समझ आई बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं? हाँ जी, चलते हैं बेटा चौथे नंबर के ऊपर। देखो, 4th नंबर का जो हमारे पास में डिजीज आ रही है, एलिंग गुणसूत्रीय विकार, इसे कहा जाता है बेटा कैट-क्राई सिंड्रोम। क्या बोलेंगे बेटा? कैट-क्राई सिंड्रोम बोलेंगे। ये कैट-क्राई का मतलब क्या है? कैट-क्राई सिंड्रोम का मतलब क्या है? सुने पहली बात, ये क्या कहता है? 5वें गुणसूत्र की, मानव के अंदर जो 5वां गुणसूत्र है, 5वें गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है। ये लो जी, 5वें गुणसूत्र की एक भुजा का विलोपन हो जाता है। ये लो जी, इसकी एक भुजा जो होती है वो क्या हो चुकी है बेटा? गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसके द्वारा कौन सा रोग पैदा होगा? इसके द्वारा रोग पैदा होता है कैट-क्राई। कैट-क्राई सिंड्रोम का नाम क्या है? मानव शिशु बिल्ली के बच्चे के समान रोता है। ये लो, के समान क्रंदन करता है, रोता है। मतलब रोने की जो आवाज है ना बच्चे की, वो कैसी आएगी? बिल्ली के बच्चे की भांति आएगी, जैसे बिल्ली का बच्चा कर रहा होता है। बात समझ आई? इसमें क्या होगा बेटा? लगातार मुख से लार का स्त्रावण होता है। मुख से लार का स्त्रावण होता है। ये बच्ची, ये ध्यान देना, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगातार मुख से लार का स्त्रावण होता है। बच्चा बिल्ली के बच्चे की भांति रोता है, क्रंदन करता है। इसे कैट-क्राई सिंड्रोम या क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम, ये लो जी, के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये लिंग गुणसूत्रीय विकार है या अलिंग गुणसूत्रीय विकार है? ये अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। बात समझ में आ गई? अब इसमें हुआ कैसे? सपोज करो बेटा ये मेरे पास में क्रोमोसोम था, इसकी एक भुजा तो उपस्थित है, लेकिन दूसरी भुजा यहां से क्या हो गई? अरे क्या हो गई? यहां पे गायब हो गई बेटा यहां से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इस प्रकार का विलोपन जो होता है वो क्या कहलाता है? क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये 4 रोग मैंने पढ़ा दिए हैं, आपको याद रहेंगे। अब इसके नीचे स्टार लगाकर क्या लिखोगे? इन 4 रोगों में आप कौन सी अवस्था को देख रहे हो? यहां देख रहे हो ट्राइसोमिक प्रावस्था। ट्राइसोमिक प्रावस्था को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकादिसूत्रता प्रावस्था। ये लो बेटा जी, एकादिसूत्रता प्रावस्था है। लेकिन ये एकादिसूत्रता प्रावस्था कहां प्रकट हो रही है? ये प्रकट हो रही है केवल अलिंग गुणसूत्रों के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है बेटा? अलैंगिक गुणसूत्रों के ऊपर हो रही है। अलैंगिक गुणसूत्रों पर ये प्रकट हो रही है बेटा। ये लो, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, भूल मत जाना। कंफर्म? क्लियर? चलो आगे, जल्दी करें। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने कर लिया आगे लगाओ हेडिंग लिंग गुणसूत्रीय विकार। लिंग गुणसूत्रीय विकार, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिजीज या डिसऑर्डर। तीसरा उपनाम लिखो एलोसोमल गुणसूत्रीय विकार, क्योंकि लिंग गुणसूत्रों का दूसरा नाम क्या है? एलोसोम कहते हैं। और अलैंगिक क्रोमोसोम को क्या बोलोगे? कायिक गुणसूत्र, देहिक गुणसूत्र, सोमैटिक क्रोमोसोम, ऑटोसोम। ये सारे नाम किसके हैं? अलैंगिक गुणसूत्रों के हैं। लगाओ फटाफट, जल्दी करो। लिंग गुणसूत्रीय विकार। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं बेटा मैं।
लिंग गुणसूत्रीय विकारों में क्या पढ़ेंगे अपन? लिंग गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार एलोसोमल। इसका दूसरा नाम जो है ना, उपनाम, उसको क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? एलोसोमल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एलोसोमल। या बोल सकता हूं मैं लिंग गुणसूत्र। इन दोनों के ऊपर जो रोग पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिकली हमारे पास में दो रोग आ रहे हैं बेटा, हम दो रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम नंबर 1 पे टर्नर सिंड्रोम, नंबर 2 पे क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हिंदी में लिख लीजिए बेटा इसको, टर्नर सिंड्रोम, इसे कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस गुणसूत्र को, इस प्रकार के विकार को आप किस भाषा में लिख सकते हो? इसको हम लिखेंगे 44 प्लस X0 प्रावस्था पाई जाती है। यहां ऐसा रोग केवल किसमें मिलेगा बेटा आपको? मादा में मिलेगा, फीमेल में मिलेगा। एक X गुणसूत्र की कमी होती है, एक X गुणसूत्र की क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको और क्या नाम दोगे? इसको नाम देगो, इसमें देंगे अपने मोनोसोमिक प्रावस्था। मोनोसोमिक प्रावस्था नाम देंगे बेटा इसको। अगर गुणसूत्र बढ़ जाए तो बोलते हैं एकाधी सूत्रता, अगर कम हो जाए तो बोलेंगे एकाधी न्यून सूत्रता प्रावस्था। क्या बोलेंगे? एकाधी न्यून सूत्रता प्रावस्था भी इसको अपन बोलेंगे। ये भूलना मत, याद रखना। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोसोमिक प्रावस्था। क्या कहा जाता है बेटा? मोनोसोमिक प्रावस्था कहा जाता है। एकाधी न्यून सूत्रता प्रावस्था है। इस प्रकार की मोनोसोमिक प्रावस्था कैसी दिखाई दे रही है? ये अलैंगिक मोनोसोमिक प्रावस्था है या लैंगिक मोनोसोमिक प्रावस्था है? इसको बोलेंगे लैंगिक मोनोसोमिक प्रावस्था है। 44 प्लस X0 मादा विशिष्ट में पाया जाता है, केवल मादा में रोग मिलेगा। एक X गुणसूत्र की यहां पे क्या मिलेगी बेटा आपको? कमी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे बोलेंगे अपन ट्राइसोमिक प्रावस्था। ट्राइसोमिक प्रावस्था है। और ये ट्राइसोमिक प्रावस्था कौन से गुणसूत्रों पर आई है बेटा? बोलेंगे लिंग गुणसूत्रों पर आई है। किस पे आई है बेटा? ये लिंग गुणसूत्रों के ऊपर पाई जा रही है, पर उपस्थित है। इसमें कैसी अवस्था मिलेगी? इसमें हमें ये अवस्था मिलेगी 44 प्लस XY। बताओ इसमें क्या उत्पन्न हुआ, क्या पैदा हुआ? इसमें एक X गुणसूत्र महिला का अतिरिक्त आ गया। आ गया बेटा अतिरिक्त, है ना? तो इसमें क्या लिखोगे? एक अतिरिक्त X गुणसूत्र पाया जाता है। एक अतिरिक्त X गुणसूत्र पाया जाता है। अतिरिक्त X क्रोमोसोम पाया जाता है। अब हिसाब लगा लो भी, जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? नर में किसके लक्षण आ जाएंगे? मादा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। पता लग गया बेटा? अगर इधर X के साथ में फिर X और एक Y डाल दूं तो अपने यहां पे क्या बोलते हैं कि मादा में नर के लक्षण आ चुके हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? XY आ गया यहां पे। तो कहने का मतलब ये जो जोड़ा था ये किसका है? ये नर का है। और ये जो एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है ये किसका है? महिला का है। तो महिला के लक्षण किसमें आ रहे हैं? नर के अंदर आ रहे हैं, पुरुष के अंदर आ रहे हैं। कन्फर्म हुआ बेटा? अभी हम इसके लक्षण लिखेंगे। सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम के बारे में लिखवाऊं।
टर्नर सिंड्रोम के बारे में लिखेंगे। हमने क्या लिखा, एक एक्स गुणसूत्र की यहां पे कमी होती है, तो लगाओ बेटा क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। नंबर 1 पे अगर ऐसा होगा तो मादा क्या होगी, बंध्य। आकार छोटा, मादा की लंबाई छोटी होगी, बौनी होगी। अंडाशय छोटा, अल्प विकसित, अल्प विकसित। और क्या बोलोगे, स्तन ग्रंथियां अविकसित, गर्भाशय विकृत, गर्भाशय विकृत मिलेगा आपको, असामान्य मिलेगा, असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है इसके अंदर। मादा बंध्य, आकार छोटा, बौनी, अंडाशय छोटा, अल्प विकसित। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाएगी। अंडोत्सर्ग यानी कि अंडे का उत्सर्जन, बंध्य, बाधित हो जाएगा। मां इसको बोलेंगे, मादा जो होती है बांझ के नाम से भी जानी जाती है। ऐसी मादाएं जन्म के लायक नहीं होती। ये हो गया टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अगर बोलूं मैं क्लाइनफेल्टर के बारे में, क्लाइनफेल्टर का नाम क्या बोल रहा है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र क्या हो गया, यहां पे बढ़ गया। ट्राइसोमिक प्रावस्था है ये एक प्रकार की लैंगिक ट्राइसोमिक प्रावस्था है, एक लैंगिक ट्राइसोमिक प्रावस्था है, लिंग गुणसूत्रों में प्रकट हो रही है। देखो ध्यान से, नर का कद लंबा, दैहिक अंग अधिक लंबे, नर में मादा के लक्षण प्रकट, फिर नर में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। ऐसा नर क्या होता है बेटा, अरे कैसा होता है ये, नर बंध्य होता है। कद इसका आकार लंबाई में बढ़ जाता है, ठीक है। ट्राइसोमिक प्रावस्था है, दैहिक अंग अधिक लंबे होंगे, नर में मादा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, नर में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, बंध्य हो जाएगा। एक बात और सुनो, क्वेश्चन आता है कि यदि नर में मादा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, नर में मादा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, इस अवस्था को क्या कहते हैं। लिखो, ये प्रश्न पूछा जाएगा, नर में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के बढ़ जाने पर मादा के लक्षण प्रकट होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। लिखो, इसको बोलेंगे गाइनेको, गाइनेकोमैस्टिया। ये लो मित्रों, इसको गाइनेकोमैस्टिया के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ये नोट कर लेना, भूल मत जाना। पिछले पुराने पेपरों में क्वेश्चन किस नाम से आया हुआ है वो भी सुन लो ध्यान से। पुराने पेपरों के अंदर बताता हूं आपको मैं किस नाम से क्वेश्चन बोला गया है। ये हाँ जी, टर्नर सिंड्रोम के लिए एक बार प्रश्न आया हुआ है, ऐसी अवस्था जिसमें महिलाएं बौनी, बांझ, अविकसित, लैंगिक विकास अवरुद्ध तथा मासिक चक्र, इसमें एक और लिख लो, मासिक चक्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मासिक चक्र अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी प्रावस्था किस प्रकार के सिंड्रोम रोग में पाई जाती है, क्या बोलोगे, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के द्वारा गुणसूत्रों की कौन सी प्रावस्था प्रकट होती है, एकादि सूत्रता प्रावस्था, एकादि न्यून सूत्रता प्रावस्था, दोनों या कोई नहीं।
एकादी न्यून सूत्रता प्रावस्था, हिंदी में बोलेंगे एकादी न्यून, एक गुण सूत्र कम हो गया, अंग्रेजी में बोलेंगे मोनोसोमिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, मोनोसोमिक प्रावस्था बोलेंगे। ये एग्जांपल्स हमारे बीच में आए हुए हैं, ठीक है। अभी ये टॉपिक अपना इधर ही समाप्त होता है। अभी हम चल रहा हूं म्यूटेशन के ऊपर। कहां जा रहे हैं बेटा, अपन म्यूटेशन के ऊपर चल रहे हैं बेटा। तो देखें म्यूटेशन टॉपिक में क्या पाया जाता है। पहला क्वेश्चन बोलूं, उत्परिवर्तन की स्थिति प्रकट होती है सतत विभिन्नताओं का परिणाम है कि असतत विभिन्नताओं का परिणाम है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, जो लगातार चलती हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का पाया जाना सतत विभिन्नताओं का परिणाम है। जबकि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक संरचना में अकस्मात परिवर्तन आना है। तेरो ब्याह हो गयो, कल टाबर जामे बिंगा पूछड़ी आ गई, तो ये क्या है, ये उत्परिवर्तन है। क्या है बेटा, ये उत्परिवर्तन है, शर्मा मत, नहीं होगा, ठीक है। उत्परिवर्तन की स्थिति है। तो एग्जाम्पल बोल रहा हूं, गुस्सा कर गया बेटा है? अच्छा उदाहरण बेटा, हाँ, मेरे को जो बच्चा पसंद आता है ना, जिसको मैं परम शिष्य मानता हूं, मैं सारे एग्जाम्पल उसी बेटा कन्हैया लाल तभी तो पीछे बैठ गया, ठीक है। ऐसे उसकी मैं वहां पे भी कर दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, अब मानो भाई कल को कन्हैया लाल की शादी हुई, अच्छी तरीके से हुई, सबने देख लिया कन्हैया लाल सही साबित दिखने में है, लड़की भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, पर आगे संतान पैदा हुई, शरीर पे घने बाल आ गए, कर्ण पल्लव कान बड़े हो गए। ये हमारे अवशेषीय अंग है बेटा। क्या है बेटा, ये हमारे मानव शरीर के अंदर बहुत सारे अवशेषीय अंग होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, मानव के अंदर यदि आज भी यदि उसके अंदर पूंछ निकलती है, हम भी पढ़ते हैं ना कोडा टेल। कोडा टेल का मतलब क्या होता है, पुच्छ भाग। आपने बोलता ना कि रीढ़ की हड्डी का नीचे का भाग और ऊपर का भाग, दो भाग पाए जाते हैं। तो नीचे के भाग को अपने क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग बोलते हैं। अक्सर यदि इसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो चारपाई का जो पावा होता है उसके ऊपर बिठा के इसका इलाज करवाया जाता है। आज भी साइंस के अंदर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। आज भी उसको पावे के ऊपर ये जो भाग होता है, इस भाग को यहां थोड़ा सा दबाव देकर इसको सेट किया जाता है। तो ये हमारे क्या रीढ़ की हड्डी का क्या बेटा, ये पोस्टीरियर पार्ट है, नीचे का भाग है इसे ना। तो बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो आज भी मानव के अंदर अवशेषी हैं। जैसे हमारी आंत में पाई जाने वाली वर्मीफॉर्मा अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, वर्मीफॉर्मा अपेंडिक्स। जापान के अंदर, चाइना के अंदर, उस एरिया में क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही उसकी अपेंडिक्स की जो नाड़ होती है, आप देसी भाषा में बोलते हो अपेंडिक्स की नाड़ फट गई भाई, इसके अंदर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स की नाड़ फटाफट काट देते हैं, जाम से टाबर गई। क्यों, ताकि जिंदगी भर अब इसको रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंग का हमारे अंदर योगदान क्या है, कोई योगदान नहीं। वर्मीफॉर्मा अपेंडिक्स हमारे शरीर का आंत का ऐसा अवशेषी भाग है जिसका हमारे शरीर में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन यदि उसमें इंफेक्शन हो जाए और वो फट जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जापानी हमसे तेज हैं, वो कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, पहले ही निकालो इसको, उड़ा दो। अब भाई कन्हैया लाल देखे भी, अब वहां पे क्या होगा परिवार में, लो जी हनुमान जी पैदा हो गए, अरे क्यों बेचारे की ऐसी कर रहे हो यार, हनुमान जी ने कन्हैया लाल के घर पे जन्म लेना है, बताओ हैं। सुनेंगे बात ध्यान से। तो ये सारी मिथ घटनाएं होती हैं, ये मिथ्य होता है। अपने हमारा गांव में नहीं एक गाय बेड़ी है, 5 टंग हैं। अरे भूतनी के उसको बोलो यहाँ पे कोई और देवी प्रकट नहीं हुई है, ये उत्परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ बेटा, उत्परिवर्तन हुआ है। आपने समझाना है कि ये चीजें जो है वो ईश्वर के साथ में संबंध मत करो, तो 4 रुपये मत टिकल लाग जा लो जी, चक्को चक्को की कोनी खेत में जोड़ो बिन 5 लाख यही गायब हो जाएगी। सुनिए बात ध्यान से। तो ये उत्परिवर्तन की घटना है। उत्परिवर्तन के ऐसा होता है, किसी बच्चों की उंगलियां बीच में जुड़ी हुई होती हैं, कईयों की 6 उंगलियां होती हैं। डजंट मैटर कि उसके औलाद के भी वैसा होगा, नहीं होगा। ये अनुवांशिक लक्षण है जो जीनी संरचना में अकस्मात उत्पन्न हुआ है। इसको कहा जाता है एस्टिविज्म। क्या बोला जाता है, एस्टिविज्म। हिंदी में कहते हैं पूर्वजता, कि हमारी पीढ़ी में आज से 20 पीढ़ियों में पहले हमारे अंदर पूंछ हुआ करती थी, अब उसने कन्हैया लाल के घर पे जन्म ले लिया है। लेकिन अगर वो सोचे अभी अब जेट में सिलेक्शन कराने को लोगों को टापर दिखा देगा, हनुमान जी पैदा होया, चक्र दियो फट्टा लगाओ मंदिर,
ठीक है। ऐसे को पुराने आया करते थे कि सर घर पे कमजोरी बहुत है, कोई बात नहीं कृपा हो जाएगी। कल क्या देखा था कि सर एक पौवा देखा था 2 लाने थे, और क्या देखा था सर कल मैंने मुर्गे का मीट खाया था और भैंसे का भी खा, चलो कृपा हो जाएगी। यहाँ कृपा होने लगी, कहानी खत्म। आधुनिक बनो, मानसिक विकास करो, धारणाओं में मत पड़ो। तो उत्त परिवर्तन है ये। बताना अपने घर पे जाके, अगर कोई तुम्हारे गांव में अगर ऐसी स्थिति हो, देखो 2 हमारा थाप खींच गए, बावड़ी पूछ, ये उत्त परिवर्तन है। क्या है ये? उत्त परिवर्तन का टॉपिक चल रहा है भाई हमारा म्यूटेशन। ये लो म्यूटेशन। म्यूटेशन किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है? असतत विभिन्नताओं का। बेटा मैंने लगा दिया यहां पे असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नता है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। उत्त परिवर्तन के खोजकर्ता कौन थे बेटा? नाम बताओ फटाफट मेरे को। ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्त परिवर्तन के समस्त सिद्धांत कौन से पादप में खोजे थे? बोलो, क्या बोलोगे? इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज टॉपिक के जो प्लांट था, इस पादप के ऊपर इन्होंने इसकी खोज की थी। इवनिंग प्रिमरोज नामक पादप के ऊपर अपने उत्त परिवर्तन के समस्त सिद्धांतों की परिकल्पना इन्होंने जारी की थी। लगाओ बेटा इसकी डेफिनेशन, परिभाषा में क्या लिखोगे? किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में, आनुवंशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाले प्रतन में, अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, उत्पन्न होने वाले क्या होते हैं बेटा? परिवर्तन जो होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम उत्परिवर्तन। क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन होते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर में आएगी। और याद रखिएगा जो आनुवंशिक संरचना है ये कहां पाई जा रही है मित्रों? ये कहां पाई जा रही है? केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है मित्रों? केंद्रक के अंदर। कहां पाया जाता है बेटा? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। समझ आ गई? और केंद्रक के अंदर घटित होने वाली घटनाएं जननिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। जननिक विभिन्नताएं 2 प्रकार की, सतत, असतत। सतत जाएंगी, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय में लगातार आएंगी, जैसे हमारे अंदर क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय लगातार हो रहा है। लेकिन उत्परिवर्तन की स्थिति हमारे अंदर लगातार नहीं हो रही है। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन। अचानक पैदा होंगे, बता के पैदा नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, और जरूरी नहीं है कि नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा? म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन की स्थिति कहलाती है। समझ आ गया बेटा यहां तक? उत्परिवर्तन ये जो घटित हो रहा है ये कहां हो रहा है? केंद्रक द्रव्य में। और कहां हो रहा है? केंद्रक में। आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, हरित लवक में भी डीएनए होता है, क्या वहां नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कोशिका द्रव्य के भाग है। किसके भाग है बेटा? कोशिका द्रव्य के भाग है। वंशागति 2 ही प्रकार की होती है। एक होती है कोशिका द्रव्य वंशागति, एक होती है केंद्रक द्रव्य वंशागति। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक कोशिका द्रव्य वंशागति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति दर्शाते हैं। कोशिका द्रव्य वंशागति एक पैतृकीय हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? एक पैतृकीय। या अकेले बाप में चलेगी या अकेली मां में चलेगी। लेकिन केंद्रक द्रव्य वंशागति हमेशा कैसी होती है? द्विपैतृकीय होती है, बाई पेरेंटल होती है। कैसी होती है? द्विपैतृकीय, बाई पेरेंटल होती है। याद रखना नहीं बात, ये लिख लेना, अभी नहीं लिखवा रहा, रिकॉर्डिंग वीडियो में पढ़ लेना कि कोशिका द्रव्य वंशागति एक पैतृकीय होती है, जबकि केंद्रक द्रव्य वंशागति द्विपैतृकीय होती है। बात समझ में आ गई? द्विपैतृकीय जिसमें नर और मादा के दोनों युग्मक भाग लेते हैं, तीसरे आप बनते हो। बात समझ में आ गई? हम बनते हैं। समझ आई बात बेटा? चलता हूं मैं पॉइंट के ऊपर। उत्परिवर्तन पढ़ दिया हमने, म्यूटेशन बोल दिया, असतत विभिन्नताओं का परिणाम है। अभी चलता हूं, लिखेंगे म्यूटेशन के टाइप। हेडिंग डालो,
म्यूटेशन के टाइप्स। देखो बेटा, उत्परिवर्तन, अभी क्या दिक्कत है भाई तेरे को, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके टाइप्स, उत्परिवर्तन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन के प्रकार के अंदर जब अपने पढ़ते हैं तो हमें इसके कितने प्रकार मिलेंगे भाई? हमें इसके 2 प्रकार मिलेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रॉब्लम क्या है इसको, मैं तो टच भी नहीं कर रहा कहीं। चलो, नंबर 1 पे जीन उत्परिवर्तन। दूसरा बेटा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पीछे आवाज आ रही है बेटा, बातें नहीं करनी यहां पे। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब इनके नाम सुनो। इनके नाम अंग्रेजी में उपनाम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट म्यूटेशन। ये लो बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन का तीसरा उपनाम पड़ता है, इसे बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। इसे बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन, तीनों के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक इसका नाम उपनाम और है, इसे हम कह सकते हैं गुणसूत्रीय विपथन। क्या कह सकते हैं बेटा? गुणसूत्रीय विपथन। विपथन मतलब आंगो रस्तो भटक गया, ठीक है। गुणसूत्रीय विपथन कह सकते हैं। 3 उपनाम उसके, 3 नाम इसके। जीन उत्परिवर्तन की सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा में क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? किसी गुणसूत्र पर, लगाओ हेड, लिखो बेटा, किसी गुणसूत्र पर, किसी गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अथवा डीएनए के सूक्ष्म खंड का, डीएनए के सूक्ष्म खंड में होने वाला परिवर्तन। क्या लिखूं, मैं तो दुखी हो गया स्लाइड से। होने वाला परिवर्तन। कोई गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? जीन पाए जा रहे हैं। और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के सूक्ष्म खंड है। किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अथवा डीएनए के सूक्ष्म खंड में होने वाला परिवर्तन, बाई चांस गायब हो जाए, बाई चांस टूट जाए, बाई चांस 2 बन जाए, बाई चांस दोनों गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने बोल दिया ये है, तो मेरे यहां कोई दिक्कत आ रही है, तो यहां से मान लो ये गायब हो गया, एक गायब हो गया, ये यहां से चला गया, तो ये खालिस्तान हो गया। तो एक पॉइंट पे दिक्कत आई ना, अरे एक पॉइंट के ऊपर दिक्कत आई, एक बिंदु पर दिक्कत आई, इसीलिए इसे बोला गया पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। समझ आया? इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा रोग लिखोगे? इसका कौन सा ऐसा रोग है जो इसका बेस्ट एग्जांपल माना गया है? सिकल सेल अनीमिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। अरे सिकल सेल क्या, जीन उत्परिवर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ये वो रोग है बेटा जो इसका सर्व फेमस, सबसे शानदार एग्जांपल माना जाता है। हिंदी में कहते हैं दात्राकार अथवा हांसियाकार रक्त कोशिकीय समूह। लगा लो बैठी, दात्राकार अथवा हांसियाकार रक्त कोशिकीय।
इसका आकार हांसियाकार हो सकता है या दात्राकार हो सकता है, दाती के आकार का हो जाता है। ठीक है, रुधिर कोशिका की आकृति कैसी होती है? डिस्कनुमा आकृति होती है। डिस्कनुमा आकृति किसमें बदल जाएगी? हांसियाकार आकृति में बदल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये याद रखना, इसको बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। चलता हूं मैं इसके आगे। जीन उत्परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, जीन उत्परिवर्तन जो है, मेरे को लगता है ना जब मैं पढ़ाता हूं ना, स्क्रीन को दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट हद मार के, मैं तो यहाँ पे 5 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ। इतने में तो ये देहांत हो जाएगा इसका। जीन उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन कितना प्रकार की है? 3 प्रकार। टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार कौन सा है बेटा? सबसे पहला क्या बोलेंगे? पहला संक्रमण। दूसरा तीसरा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। मित्रों, ये 3 प्रकार पढ़ने जा रहे हो आप। किसमें? जीन उत्परिवर्तन में। अब तुम्हारे सामने प्रश्न लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा तुम्हारे सामने क्या? जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया नहीं पाई जाती है? तो ये 3 तो लिखे होंगे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन कोई और होगा, उसकी पहचान करनी है आपको। तो अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? संक्रमण का। संक्रमण का काम क्या होता है? आदमी की बीमारी आदमी में, कुत्ते की बीमारी कुत्ते के अंदर। समझ आई बात ध्यान से? ये क्या कहता है? अब जीन के बारे में पढ़ रहे हो आप। अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? जीन की कितनी इकाइयां होती हैं? याद करो कितनी? जीन की सिलेबस के मुताबिक, थारे सिलेबस के मुताबिक 3। कौन कौन सी? RCM। आर का मतलब रिकॉन, याद आ रहा है? सी का मतलब सिस्ट्रॉन, अब पक्का आ जाएगा। सी का मतलब सिस्ट्रॉन, एम का मतलब म्यूटॉन। ये जीन की वो 3 उप इकाइयां हैं। आर का मतलब रिकॉन, रिकॉन का मतलब रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन की इकाई है। सी का मतलब सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का मतलब कार्यात्मक इकाई है। और म्यूटॉन, म्यूटॉन का मतलब म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की इकाई है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अगर मैं नाम से बोलूंगा कि जीन की कार्यात्मक इकाई है, जीन की उत्परिवर्तन की इकाई है, जीन की पुनर्संयोजन की इकाई है रिकॉन। बात समझ आ गई? ये 3 तो तुम्हारे एनसीईआरटी बोर्ड के मुताबिक है, मेरे मुताबिक 3 और हैं, तो वो 6 हैं। तो 6 वाली यूनिट में याद करवा के जाऊंगा पूरी की पूरी, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। अब पहला टॉपिक आ रहा है जीन उत्परिवर्तन के दौरान संक्रमण का। संक्रमण का मतलब क्या होता है? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जीन, जीन क्या है? डीएनए के सूक्ष्म खंड है या नहीं है? डीएनए की संरचना में 2 चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन क्षारक। क्या पाए जाते हैं बेटा? नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन क्षारक, किसके नाइट्रोजन क्षारक? डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक। कौन से क्षारक? पहला होता है बेटा प्यूरीन। कौन सा होता है? प्यूरीन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? पिरीमिडीन। दूसरा होता है पिरीमिडीन। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। अब ये संक्रमण क्या कहता है? संक्रमण कहता है कि प्यूरीन के 2 कारक हैं। कौन से कारक हैं? एक को बोलेंगे एडेनिन, एक को बोलेंगे ग्वाइनोसिन। और पिरिमिडिन के कितने क्षारक होते हैं? 3। पहला क्षारक कौन सा है? साइटोसिन। दूसरा कौन सा है? थायमीन। और तीसरा कौन सा है? यूरेसिल। ये 3 प्रकार के क्षारक पाए जा रहे हैं। क्लियर बात? अब ये संक्रमण कारक की परिभाषा क्या आएगी?
इसमें क्या लिखेंगे, प्यूरीन क्षारक का। अब ये नीचे वाले मिटा दूं एक बार मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने लिख तो लिए ही होंगे, नहीं लिखेंगे तो दोबारा लिखवा दूंगा, क्या दिक्कत है। अब इसकी परिभाषा क्या आएगी, देखो प्यूरीन क्षारक का, प्यूरीन क्षारक जो है इसका परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है बेटा, प्यूरीन क्षारक के अंदर परिवर्तन हो रहा है। प्यूरीन का प्यूरीन में बदलना कैसे, अब इसके कितने क्षारक है बेटा, इसके एक और दो, तो क्या लिखोगे, एडेनिन का ग्वाइनोसिन में परिवर्तन और ग्वाइनोसिन का एडेनिन में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, संक्रमण कहलाता है। समझ आई बात ध्यान से बेटा, प्यूरीन का प्यूरीन में हो जाना, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में हो जाना, जरूरी नहीं है कि एक का ही होगा। तो नीचे ये इसका एग्जांपल एक हो गया, दूसरा एग्जांपल क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे भाई पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में, पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक का जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है बेटा, पिरिमिडिन क्षारक में होता है, पिरिमिडिन क्षारक में होता है। ठीक है, जैसे अब कैसे बोलूंगा मैं, अब अगर अपने बात करते हैं डीएनए की, तो ये दोनों किसमें पाए जाएंगे बेटा, डीएनए में पाए जाएंगे। यूरेसिल कब पाया जाएगा, आरएनए के अंदर पाया जाएगा। कब पाया जाएगा बेटा, आरएनए में पाया जाएगा। किसके स्थान पर पाया जाएगा, किसके स्थान पर पाया जाएगा, थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है। किसके स्थान पर पाया जाता है बेटा, थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है। तो अपने बोलेंगे साइटोसिन का रूपांतरण थाइमिन में और थाइमिन का रूपांतरण साइटोसिन के अंदर, ये लो जी। ठीक है बेटा, प्यूरीन का स्थानांतरण प्यूरीन में, यानी कि एडेनिन का स्थानांतरण ग्वाइनोसिन में और ग्वाइनोसिन का रूपांतरण एडेनिन में। इनके नाम लिख लेना भाई, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वाइनोसिन। तो ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण। या कह सकते हैं पिरिमिडिन क्षारक का पिरिमिडिन में बदल जाना, अपने बोलेंगे साइटोसिन का थाइमिन में बदल जाना, थाइमिन का साइटोसिन में बदल जाना। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो, अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। समझ आएगी बात बेटा। ये है नंबर 1 पॉइंट, संक्रमण। कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न कैसे आएगा, प्यूरीन क्षारक का प्यूरीन क्षारक में अंतर परिवर्तन की घटना किस प्रकार का बिंदु उत्परिवर्तन है, संक्रमण, अनुपथन, फ्रेमशिप या कोई नहीं, कौन सा, संक्रमण। ऐसा प्रश्न आएगा इसके ऊपर बेटा, नोट कर लेना आप इसके अंदर, रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर। चलता हूं पार्ट बी के अंदर, ये लो बेटा। अनुपथन, अब देखो अनुपथन की क्या लिखोगे परिभाषा आप इसकी, ऐसा बिंदु उत्परिवर्तन लगाओ, ऐसा बिंदु उत्परिवर्तन जिसमें प्यूरीन नाइट्रोजन क्षारक का प्यूरीन नाइट्रोजन क्षारक का अंतर परिवर्तन पिरिमिडीन में तथा पिरिमिडीन का अंतर परिवर्तन प्यूरीन में हो जाता है, प्यूरीन में हो जाता है। देखो एडेनिन, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये लो महाराज। अब उल्टा कर दो, एडेनिन थाइमिन में, थाइमिन साइटोसिन में, साइटोसिन ग्वाइनोसिन में, ग्वाइनोसिन एडेनिन में। सुनेंगे बात ध्यान से, मतलब एडेनिन जो है वो प्यूरीन में ना होकर एडेनिन थाइमिन में भी जा सकता है, ठीक है, एडेनिन ग्वाइनोसिन में भी जा सकता है, और जो थाइमिन जो है वो थाइमिन एडेनिन में भी आ जाएगा, ग्वाइनोसिन साइटोसिन में भी जा सकता है, साइटोसिन ग्वाइनोसिन में भी आ जाएगा। ये लोग ये कहानी होती है। इसको क्या बोलेंगे, प्यूरीन का पिरिमिडीन में होना और पिरिमिडीन का प्यूरीन में हो जाना। ये घटना कौन सी है, क्या बोलेंगे, अनुपथन। यदि प्यूरीन प्यूरीन के अंदर जाए तो घटना कौन सी होगी, पिरिमिडीन पिरिमिडीन में जाए तो घटना कौन सी होगी,
प्यूरिन पिरिमिडिन में जाए, पिरिमिडिन प्यूरिन में आए, अनुपथन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है हमारा सेकंड पार्ट, अनुपथन। लगाओ हेडिंग तीसरे के ऊपर, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन अति महत्वपूर्ण। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये लो मित्रों, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा लिखोगे, कौन सा रोग इसके द्वारा फैलता है? लगाओ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ये रोग इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, भूल मत जाना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन परिभाषा में क्या लिखोगे बेटा? डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी? किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अथवा डीएनए का एक पूरा सेट ही परिवर्तित हो जाता है, पूरा का पूरा सेट बदल गया बेटा, पूरा का पूरा। कैसे? आ जाओ, एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा। सपोज करो बेटा, हमारे पास में ये 2 डीएनए स्टैंड है, 3' 5' 5' 3'। सपोज बेटा यहाँ पे अपने लिख दें एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन। इसके ऑपोजिट क्या आएगा? थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, नहीं सॉरी एक मिनट, एडेनिन, साइटोसिन, ये साइटोसिन आएगा यहाँ पे, साइटोसिन, ग्वाइनोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन। हो गया बेटा। अब सपोज करो, पहले तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आई? नहीं आई होगी, क्योंकि डीएनए का डबल खंड आगे आएगा, डीएनए का टॉपिक। इससे जस्ट अगला टॉपिक जो हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए हमेशा द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है, डीएनए हमेशा द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है। ये डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले क्या हैं? नाइट्रोजन क्षारक है। नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा पहला, दूसरा? तो यही तो भाग गई है। देखो, एडेनिन हमेशा जुड़ता है डबल बॉन्ड की सहायता से थायमिन के साथ में। किससे जुड़ता है बेटा? और ग्वाइनोसिन हमेशा जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से साइटोसिन के साथ में। समझ आ गई? क्लियर हो गया? डीएनए के एक स्टैंड के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे वो आपस में इस तरीके से आपस में क्या होंगे बेटा? अंतर परिवर्तित होंगे। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में जुड़ेगा, ग्वाइनोसिन हमेशा साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा, और बीच में पाए जाने वाले ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं? बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो यहां तक इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक सेट ही गायब हो जाना। गायब हो गया, वो गायब होकर कहीं और जुड़ गया। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखो, फ्रेम का मतलब क्या है? बोलेंगे डीएनए का समुच्चय, जीनों का समुच्चय। शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरण होके, यहां से उठाया वहां डाल दिया। जब इतना बड़ा कांड करोगे, कोई ना कोई रोग तो प्रकट होगा ना। उसे क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया। और उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाएगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इस टॉपिक के अंदर? ये पहला पॉइंट हमारा अच्छी तरीके से समाप्त हो रहा है। इसको बोल दिया हमने जीन उत्परिवर्तन। क्या बोल दिया बेटा? जीन उत्परिवर्तन टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम टॉपिक पे चल रहे हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के ऊपर। चलो, अच्छा एक बात और हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था कि उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। और उत्परिवर्तन जिन कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है,
जो कारक उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं इसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन। क्या बोलेंगे बेटा? उत्परिवर्तन जन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? म्यूटाजन। ये लो जी, म्यूटाजन, इसे म्यूटाजन कहा जाता है। ये उत्परिवर्तन जन कौन कौन से कारक हो सकते हैं? देखो, ये जैविक कारक भी हो सकते हैं, ये भौतिक कारक भी हो सकते हैं, ये रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, ये वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं, ये वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। मोटे स्तर के ऊपर यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे किरणें, एक्सरे किरणें, या कह सकता हूं मैं यूवी किरणें। क्या कह सकता हूं बेटा मैं? यूवी किरणें। या कह सकता हूं मैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो होती है ये भी क्या करती है? उत्परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करती है। कन्फर्म हो गया बेटा? ये वो कारक थे जिनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? उत्परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा? जरूरी नहीं है कि ये मतलब रासायनिक कारक हो, जरूरी नहीं है कि ये भौतिक कारक हो, ये रासायनिक, जैविक, है ना, वातावरणीय, जलवायु, भौमिक कारक, मृदीय कारक, किसी भी प्रकार के कारक हो सकते हैं जिनके द्वारा ऐसी स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारा अगला पार्ट है बेटा गुणसूत्र या उत्परिवर्तन के ऊपर जा रहे हैं अपने। पार्ट हमारा सेकंड चल रहा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। बेटा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? ये गुणसूत्रों पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब गुणसूत्रों पर प्रभाव कैसे उत्पन्न करेंगे? जीनों को छोड़ के। जीनों पर प्रभाव नहीं होगा, ये उसकी संरचना पे हो सकता है, उसकी भुजाओं पे हो सकता है, उसके गुणसूत्र बिंदु के ऊपर हो सकता है, वगैरह वगैरह। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की स्थिति बेटा अपने पास में दो प्रकार से दिखाई देगी। दो प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 पे सबसे पहला आएगा संख्यात्मक उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। दूसरा आएगा बेटा क्या? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। बेटा 2-3 चीजें यहां पे कॉमनली याद कर लो आप। शब्दों को देख के मुझे बताओ कि दोनों में क्या क्या फर्क आएगा। संख्यात्मक उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? केवल संख्या में क्या आएगी? कमी या बढ़ोतरी आएगी, केवल संख्या। और उस तरफ क्या होगा? केवल संरचना में परिवर्तन आएगा, में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेटा ये दो बातें आप हमेशा ध्यान देना। संख्यात्मक का मतलब क्या है बेटा? संख्या बढ़ जाना, कम हो जाना, एक साथ बढ़ जाना, एक साथ कम हो जाना, वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा? लेकिन यदि बात करेंगे अपने संरचना की, तो संरचना का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर संख्या नहीं बढ़ रही, केवल संरचना जो है वो टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी, आगे जुड़ी, पीछे जुड़ी, घूम गई, कैसे भी परिवर्तन कर दिया, संरचना में परिवर्तन कर दिया। सुनिए बात ध्यान से बेटा। संख्यात्मक उत्परिवर्तन की स्थिति कितने प्रकार की होती है बेटा? सामान्य तौर के ऊपर बेटा ये 2 प्रकार की स्थिति होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। पहले को बोलेंगे सुगुणिता। क्या बोलेंगे बेटा? सुगुणिता। दूसरे को क्या बोलेंगे? असुगुणिता। सुगुणिता, असुगुणिता। कोई दिक्कत नहीं? सुगुणिता के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सुगुणिता कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे?
स्वबहुगुणिता, स्वबहुगुणिता। दूसरी स्थिति पर बहुगुणिता, पर बहुगुणिता। ये दो प्रकार की स्थितियां कहां प्रकट होंगी बेटा? सुगुणिता में। यदि बात करता हूं मैं असुगुणिता, असुगुणिता दो प्रकार की स्थिति प्रकट लाती है, दो प्रकार के चेंजेस लाती है। पहला होता है अधिगुणिता, दूसरा होगा अधोगुणिता। पहली क्या होगी? अधिगुणिता। तो ये लो, इसके अंदर दो स्थितियां आएंगी, अधिगुणिता, ये आएगी अधोगुणिता। लगी बेटा बात? बता, सुगुणिता को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया। और असुगुणिता दो भागों में। असुगुणिता में क्या होगा? अधिगुणिता, अधोगुणिता। अधिगुणिता का मतलब हमेशा क्या होता है? अरे बेटा क्या होता है? वृद्धि होना। और अधोगुणिता का मतलब क्या होता है? हमेशा कमी होना। यहां कमी होगी, ये सामान्य नाम बता रहा हूं आपको मैं, कॉमनली। ठीक है बेटा, पता लग गई? स्वबहुगुणिता, पर बहुगुणिता, सुगुणिता की उदाहरण है। सुगुणिता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। असुगुणिता का मतलब है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पता लग गया बेटा? और यदि बात करें अपने संरचना में परिवर्तन की, संरचना में परिवर्तन में हम कितनी परिस्थितियों को पढ़ेंगे? चार परिस्थितियों को पढ़ेंगे। चारों के मैं नाम लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला जो स्थल होता है, सबसे पहला जो होता है, उसको अपने क्या बोलोगे? या पहले वो वाले करवा दूं? बढ़ जाएगा यार ना। चलो अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं। संख्यात्मक उत्परिवर्तन लगाओ हेडिंग बेटा, संख्यात्मक उत्परिवर्तन। या इनके नाम लिखने हैं तो पहले आप इनके फिर नाम अकेले लिख लो। आप इसको लिख दो, पहला विलोपन, दूसरा करो स्थानांतरण, तीसरा करो प्रतिलोमी, प्रतिलोमी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कह दो या स्थानांतरण कर दो, चौथा कर दो द्विगुणन। ये चार परिस्थितियां किसमें मिलेंगी आपको? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में मिलेंगी। अब जो इनके नाम प्रश्न में कैसे आएगा? कैसे आएगा? निम्न में संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विलोपन, ऑप्शन नंबर 2 स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 3 क्या? अनुपथन, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिलोमी अनुक्रम। क्या बोलोगे इसके अंदर? क्या बताया मैंने? अनुपथन। अनुपथन किसका हिस्सा है? जीन उत्परिवर्तन का। गुणसूत्र के उत्परिवर्तन के प्रकार कितने हैं? ये पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑप्शनों के अंदर प्रश्न चेंज हो जाएगा, यहां ध्यान देना बस आप। ये चार प्रकार हम किसके पढ़ रहे हैं बेटा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के पढ़ रहे हैं। ये चार्ट दिमाग में बसा लो। ये चार्ट यदि दिमाग में रहेगा तो कभी भी प्रश्न की गलत होने की संभावनाएं आपकी नहीं रहेंगी। कंफर्म? चलता हूं बेटा नंबर 1 पे, संख्यात्मक उत्परिवर्तन के अंदर सबसे पहला संख्यात्मक उत्परिवर्तन। बेटा इसकी परिभाषा लिखो सबसे पहले, लिखो। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय किसी कोशिका में, किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या का कम अथवा अधिक होना, कम अथवा अधिक पाया जाना, कम अथवा अधिक पाया जाना संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। दो प्रकार पढ़ रहे हैं अपने इसके अंदर। पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा?
सुगुणिता। सुगुणिता की स्थिति में क्या लिखोगे? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय किसी कोशिका में, किसी कोशिका में गुणसूत्रों के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुच्चयों का, दो या दो से अधिक समुच्चयों का एक साथ पाया जाना, अधिक समुच्चय का एक साथ पाया जाना, पाया जाना क्या कहलाता है बेटा? सुगुणिता कहलाता है। और सुगुणिता के अंदर क्या लिखोगे? पहला हमारा पार्ट क्या था? स्वतः बहुगुणिता, यही था ना बेटा? ये लो, स्वतः बहुगुणिता। स्वतः बहुगुणिता के ब्रैकेट में हेडिंग डाल लो पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता प्रावस्था। बहुगुणिता प्रावस्था कहते हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक हो सकता है 2n, 3n, 4n, 5n, 6n इत्यादि। ठीक है, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n इत्यादि। ओके, याद रखना किसी भी कोशिका के अंदर स्वबहुगुणिता की स्थिति को यदि आपने लाना है तो इसको किसके द्वारा प्रेरित करना पड़ेगा? लिखो, इस प्रक्रिया का प्रेरण किसके द्वारा होता है? कोल्चिसीन के द्वारा होता है। ये लिख लो, स्वतः बहुगुणिता का प्रेरण, स्वतः बहुगुणिता की प्रक्रिया को कोल्चिसीन द्वारा प्रेरित करवाया जाता है। भूल मत जाना, यह स्वतः बहुगुणिता है। स्वतः बहुगुणिता, सुगुणिता का पहला पार्ट हमने करवा दिया है आपको। स्वतः बहुगुणिता, ठीक भाई? चलो लगाओ पॉइंट नंबर 2, पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता, ओके, लिखो, यह स्थिति दो विभिन्न कोशिकाओं, यह स्थिति दो विभिन्न जातियों, सॉरी जातियों लिखो बेटा, दो विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य, के सदस्यों के मध्य संपन्न करवाई जाती है। मध्य संपन्न करवाई जाती है। पहली बात तो ये देख लो। या मैं कह सकता हूं, मान लो एक जाति है, ठीक है बेटा, उसके दो सदस्य हैं। एक जाति के या तो ये दो सदस्यों के बीच में होगी, या कह सकता हूं दो जातियों के विभिन्न सदस्यों के बीच में होगी। एक जाति के दो सदस्य या दो विभिन्न जातियों के दो विभिन्न सदस्य। बात समझ में आ गई? लेकिन जाति जो है वो एक ही वर्ग की होनी चाहिए, एक ही वर्ग की होनी चाहिए। तो पहला एग्जांपल बेटा हम यहां पे क्या लेके चल रहे हैं? रफेनो ब्रेसिका। रफेनो ब्रेसिका, देखो ध्यान से। अब रफेनो ब्रेसिका दो प्रकार से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 पे रेफिनस स्टाइवम, दूसरा ब्रेसिका। ब्रेसिका सरसों कुल की स्पीसीज। इससे मिलकर क्या बनता है? इन दोनों का मिला जुला प्रतिरूप क्या बनेगा? रेफेनो ब्रेसिका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल कर लेना बेटा आप, ट्रिटिकेल। ये तो आप एग्रीकल्चर में पढ़ ही चुके होंगे। ट्रिटिका मैस्टिवम तथा सिकेल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रथम पर क्या बोलेंगे? प्रथम भारतीय, प्रथम पर बहुगुणिता, प्रथम
पर बहुगुणित फसल है बेटा, ये मानव निर्मित है, ये भी कर लेना। कैसी है ये? मानव निर्मित पहली प्रथम पर बहुगुणित फसल है ये ट्रिटिकेल। ठीक है, ये ज्यादा विस्तारित नहीं है, ये ज्यादा आपको एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे, इधर नहीं है। तो सुगुणिता प्रक्रिया हमने पढ़ दी, दो विधियां पढ़ी सुगुणिता में। पहली पढ़ी स्व बहुगुणिता, अपने आप बहुगुणिता की स्थिति प्रकट होना। ठीक है, और कॉलजीगम क्या होता है, ये पादपों में नेचुरली पाया ही जाता है। और दूसरे बात में कौन सी आई है? पर बहुगुणिता, करवाई जाना। स्वतः बहुगुणिता अपने आप होती है, पर बहुगुणिता करवाई जाती है। ये दोनों में फर्क है। दोनों में प्राकृतिक चीज कौन सी है? स्वतः बहुगुणिता। कृत्रिम कौन है? पर बहुगुणिता। याद रहेगा? पक्का? चलता हूं बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर। असुगुणिता लगाओ हेडिंग, शानदार मजेदार टॉपिक है ये, असुगुणिता। देखो बेटा, गंदी भाषा है, असुगुणिता। अंग्रेजी में पढ़ना चालू कर लो, बड़ा सुख पाओगे। एन्यूप्लॉइडी, क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। ठीक है बेटा। अब असुगुणिता प्रक्रिया का मतलब क्या है? सीधी बात सुन लो। असुगुणिता प्रक्रिया के अंदर सेम प्रोसीजर वही आ जाएगी। सुगुणिता में क्या हो रहा है बेटा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। असुगुणिता में गुणसूत्रों के समुच्चयों का एक अथवा दो समुच्चयों का बढ़ जाना, अथवा एक या दो समुच्चयों का घट जाना, दोनों ही प्रकार के। मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी भी, क्रोमोसोम की संख्या कम भी होगी, दोनों रूप मिलेंगे यहां पे। तो असुगुणिता की प्रक्रिया को कितने भागों में पढ़ रहे हैं बेटा? अपने दो भागों में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पे आती है अधिगुणिता। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको आप लगभग पढ़ चुके हो बेटा। अधिगुणिता अंग्रेजी में देखो क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी, हाइपर मैंने बढ़ना, हाइपर मैंने बढ़ना। दूसरा क्या है बेटा? अधोगुणिता। अधोगुणिता अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब होता है हमेशा कम होना। ये कम होगी और ये प्रक्रिया हमेशा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। कोई डाउट इसमें? लिखवाने की अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अधिगुणिता में क्या लिखोगे? किसी कोशिका के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों में एक अथवा दो गुणसूत्रों का या जोड़ों का बढ़ना अधिगुणिता, कम होना अधोगुणिता। लिखवाने की आवश्यकता है इसमें थ्योरी? स्क्रीन को देख के आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर भी सर ने क्या बोला था? अधिगुणिता का मतलब होता है किसी कोशिका में गुणसूत्रों के किसी एक जोड़े अथवा एक से अधिक जोड़े का बढ़ जाना क्या कहलाता है? अधिगुणिता। कम हो जाना क्या कहलाता है? अधोगुणिता। ये प्रक्रिया कितने प्रकार की पाई जाती है बेटा? 1 2 3 4। नंबर 1 पे पहले सुनो ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है? पहले को बोलेंगे बेटा अपने एकादि सूत्रता प्रावस्था। एकादि सूत्रता प्रावस्था अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे कहेंगे अपन ट्राइसोमी प्रावस्था। एक बढ़ रहा है। ओके, फिर पढ़ोगे, देखो ध्यान से, द्वि अधि सूत्रता प्रावस्था। देखो द्वि अधि सूत्रता प्रावस्था, कितने गुणसूत्र बढ़ रहे हैं बेटा? इकट्ठे एक साथ बढ़ रहे हैं कि पहले एक बढ़ेगा फिर एक बढ़ेगा? गड़बड़ हो जाए काम यहां पे। कभी नहीं बढ़ते, कभी नहीं बढ़ते। पहले एक, अब इसमें अवस्था कैसी आनी थी? 2n+1। अरे ऐसा ही लिखना था। अरे महाराज लिखना था। इसमें कैसे लिखेंगे? इसे क्या बोलोगे? डबल ट्राइसोमिक या दोहरी ट्राइसोमिक प्रावस्था बोलेंगे। दोहरी ट्राइसोमी प्रावस्था बोलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2n+1 फिर +1, ऐसे लिखेंगे बेटा।
समझ आ गई बात? मैं ऑप्शन में दूंगा, 4 ऑप्शन आएंगे, पहचान कर लेना इसको अच्छे तरीके से। अब चलता हूं मैं एकादश ट्राइसोमिक, अब लिखूंगा मैं द्विअधिष्ठित प्रावस्था, टेट्रासोमिक प्रावस्था, टेट्रासोमी प्रावस्था। अब टेट्रासोमी प्रावस्था को क्या लिखोगे? 2n+2 प्रावस्था। सुन गई बात? फिर लिखोगे डबल टेट्रासोमिक प्रावस्था, डबल टेट्रासोमी प्रावस्था। इसको कैसे लिखोगे? 2n+2 फिर +2। ये लो मित्र, समझ आ गई? अब इसमें थोड़ी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। एकादी सूत्रता प्रावस्था, एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, 2n+1 लिख सकते हो, इसको 46+1 लिख सकते हो, कुछ भी बोल दो आप। सुन गई बात? अगर बता दिया द्विअधिसूत्रता प्रावस्था, डबल ट्राइसोमिक प्रावस्था, क्या लिखोगे? 46+1+1। ये लो मित्रों, समझ आ गई? इसको कैसे लिखोगे? टेट्रासोमिक प्रावस्था, ये लो 46+2 प्रावस्था। इसको कैसे लिखोगे? 46+2+2 प्रावस्था। ये कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 47। ये लो मित्रों, कोई किंतु परंतु डाउट उठ रहा है तो बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बता दूंगा आपको मैं। अब देखो एग्जाम्पल लिखने हैं आप अपने को किसके? अब मैंने तुम्हें बोला कि लिखो ट्राइसोमिक प्रावस्था के उदाहरण क्या क्या पढ़ चुके हो आप, बताओ कौन कौन से रोग पढ़े आपने ट्राइसोमिक प्रावस्था के अंदर, बताओ। अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल आप अगले पेज पे कर लो। ये लो, मैंने यहां लिख दिया ट्राइसोमिक प्रावस्था। ट्राइसोमी स्टेज, ट्राइसोमी स्टेज के अंदर हमने 2 प्रकार के मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। पहले लूंगा मैं एसेक्सुअल अलैंगिक रोग, फिर बोलूंगा मैं सेक्सुअल रोग कौन कौन से। एसेक्सुअल रोग कौन कौन से थे बेटा? नंबर 1 पे डाउन सिंड्रोम, अरे था या नहीं? तो फिर बोलते क्यों नहीं? अगला कौन सा था? एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम मित्रों, ये लो, ये दूसरा आ गया। तीसरा कौन सा था? पटाऊ सिंड्रोम, ये लो मित्रों, पटाऊ सिंड्रोम आ गया। क्राइटोजेट नहीं लिख सकते, उसमें तो भुजा का विलोपन हुआ है, वो नहीं लिखोगे आप इसके अंदर। बस ये 3 क्या हो गए बेटा आपके? अलैंगिक गुणसूत्रीय विकार हो गए, जिनके अंदर क्या पाई जा रही है? ट्राइसोमिक प्रावस्था पाई जा रही है। दिक्कत क्लियर हुई? समझ में आया टॉपिक ये? बेटा मैंने ये बोला है ट्राइसोमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, पहले ये बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं बेटा? मतलब एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, यही बोलते हैं ना अपने। एक गुणसूत्र का मतलब अलिंग गुणसूत्रीय विकार कितने पढ़े हमने? 4 पढ़े। 4 में से 3 कौन है? डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है? 21वां गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। एडवर्ड का 18वां, पटाऊ का 13वां गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। था या नहीं था? था। क्लियर हुआ टॉपिक ये? अब चलता हूं मैं, अगर मैं लैंगिक गुणसूत्रीय विकारों की बात करूं, बताओ कौन सा रोग था? बताओ लैंगिक गुणसूत्रीय विकार कौन सा था जिसमें एक क्रोमोसोम बड़ा था? अरे बावड़े, ये क्या है? अरे तुम बता दो भाई, नर हो तुम, तुम्हारे अंदर मैंने एक गुणसूत्र बढ़ा दिया, लक्षण कैसे प्रकट हो गए तुम्हारे अंदर? हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? सच में हो गए? ठीक है। क्या रोग बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे बेटे? अब मैंने तो गलती नहीं है इसके अंदर, मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे अंदर प्रकट हो गए, तुमने बोला हाँ हो गए, तो मैंने बोल दिया इसका नाम लिख दो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बेटा ये लो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस रोग से पीड़ित कौन होता है बेटा? नर। क्यों पीड़ित होता है? क्योंकि उसमें क्या आ चुका है? एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ चुका है। प्रश्न आएगा
गायनेकोमेस्टिया की स्थिति किस विकार में प्रकट होती है? 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, बताओ। क्लियर हो गया? इतने ही है अपने पास में। ओके, एकाधी सूत्रता प्रावस्था क्लियर हो गई बेटा। ट्राइसोमिक प्रावस्था यहां पे आ चुकी है। मैंने सारे एग्जांपल आपको मैंने यहां पे बता दिए। अब देखो, अभी हमारे पास में सेकंड टॉपिक कौन सा बेटा? हमारा कौन सा टॉपिक है? अधोगुणिता। क्या लिखेंगे इसमें? 1 अथवा 2 अथवा 2 से अधिक गुणसूत्रीय समुच्चय, गुणसूत्रीय समुच्चय या कह सकते हैं सेट की क्या होती है? अरे क्या होती है यहां पे? केवल क्या होगी? अरे क्या होगी? केवल कमी होगी यहां पे। इसे क्या बोलेंगे? अधोगुणिता, हाइपोप्लॉइडी। कितने प्रकार की है ये? चलता हूं आगे। कितने प्रकार की है बेटा? 2 प्रकार की पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। अधोगुणिता, ये लो बेटा, हाइपोप्लॉइडी है। हाइपोप्लॉइडी भी क्या दिक्कत आ रही है इसको? हाइपोप्लॉइडी नेचर आ रही है। देखो कौन कौन सी अवस्था आती है। नंबर 1 पे अब कम हो रहा है, तो पहला ऑप्शन, पहला एग्जांपल डाल रहा हूं मैं। क्या बोलूंगा बेटा मैं? एकाधी न्यून सूत्रता प्रावस्था। सूत्रता प्रावस्था मित्रों, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। अब है मोनोसोमी प्रावस्था या सोमिक प्रावस्था। मोनोसोमी भी सही है, सोमिक भी सही है। ये है मोनोसोमिक प्रावस्था। कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को यहां पे? अच्छा बताओ, इसके अंदर अवस्था कैसी आएगी? एग्जाम्पल क्या लिखूं? 2n-1। क्या लिखूंगा बेटा? 2n-1। तो कौन सा बच्चा मुझे एग्जाम्पल बताएगा? पहचान बताता हूं, वो रोग केवल मादाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम लिख दिया यहां पे? हमने लिख दिया टर्नर सिंड्रोम। तो बेटा गुणसूत्रों की व्यवस्था बताओ कैसी होती है इसके अंदर? 44 + x0 लिख सकता हूं ऐसा मैं। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 2n-1 लिख सकता हूं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 46-1। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 44 + 1 = 45 लिख सकता हूं महाराज। ऐसी मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 45। कायिक गुणसूत्र कम होंगे कि लिंग गुणसूत्र कम होंगे? शाबाश, लिंग गुणसूत्र कम होंगे। ये टर्नर सिंड्रोम में कौन सी व्यवस्था पाई जा रही है बेटा? मोनोसोमी प्रावस्था पाई जा रही है। कौन सी पाई जा रही है? मोनोसोमी। चलता हूं ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। चलो, 2 का नाम क्या लिखेंगे अपने? द्विआधी न्यून सूत्रता प्रावस्था। न्यून सूत्रता प्रावस्था, द्विआधी न्यून सूत्रता प्रावस्था के अंदर हम गुणसूत्रों की व्यवस्था कैसी लिखेंगे? 2n-2 लिखेंगे। हम लिखेंगे 46-2 लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे 44 + 00 लिखेंगे बेटा। ये प्रावस्था कौन सी है? द्विआधी न्यून सूत्रता प्रावस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसे नलीसोमी प्रावस्था। नलीसोमिक प्रावस्था कहते हैं बेटा इसको। ये पढ़ा। हम क्या बोलेंगे इसमें? हम क्या बोलेंगे? केवल एक गुणसूत्र की कमी होना। इसमें क्या बोलेंगे? एक जोड़े की कमी होना बेटा, जोड़े की। इसका मतलब क्या है? 44 + 1 क्या कम हुआ है? 1 कम हुआ है। टोटल कितने बने ये? 45 में से कितना 1 बाकी है कि 46 हो जाए? 1।
यहां कितने कम हो रहे हैं महाराज? एक कम हो रहा है कि एक जोड़ा कम हो रहा है? शाबाश, इस भाषा को याद रखना, ये नहीं भूलनी हमें भाषा। नली सोमिक का मतलब क्या होता है? गुण सूत्रों का एक समुच्चय, एक सेट की कमी हो जाती है, जबकि यहां केवल संख्या में एक गुण सूत्र कम होता है, जोड़ा कम नहीं होता बेटा। तो क्या बोलेंगे इसको अपने? नली सोमी प्रावस्था। यहां तक टॉपिक में किसी को कोई परेशानी है क्या तो मुझे बताओ। एक बार घर जाके वीडियो देखना, बोले गए क्वेश्चनों को नीचे लिखना कि सर ने हमें कौन कौन से क्वेश्चन बोल के बताए हुए हैं, वैसे वर्जन के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आज तक का टॉपिक आएगा आपके कल के पेपर के अंदर, कन्फर्म बेटा। आपको मैंने 50 क्वेश्चन की मैंने एक पेपर दिया था, उसकी आंसर की कोशिश करना आप खुद पढ़ के लगाओ। नहीं लगते तो कल पेपर के साथ जैसे ही पेपर करोगे 50 क्वेश्चनों की आंसर की आपके हाथ के अंदर होगी, ठीक है? फिर आप उसकी मैचिंग करना। ओके, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के साथ में। तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।